हेलो दोस्तों, एसएमजी वर्ल्ड एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एसएमजी वर्ल्ड एजुकेशन के द्वारा एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का शानदार और मुफ्त कोर्स लाया गया है, जिसमें कि चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। तो यह वीडियो दोस्तों उसी सीरीज को शुरू करने से पहले आप लोगों को मेंटली एक सही तरीके से तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें कि दोस्तों एक भाषा के विषय में, चाहे वो दुनिया की कोई भी भाषा क्यों ना हो, के विषय में कुछ बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा, जिससे आप लोगों को जिंदगी में आगे कभी भी किसी भी नई भाषा को सीखने में कोई तकलीफ ना आए और आप लोग किसी भी भाषा को एक सही प्रोसेस, एक सही अप्रोच के साथ इफेक्टिव तरीके से सीख पाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले भाषा क्या होती है मैं उसे बताऊंगा। किसी भी भाषा में, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में, उस भाषा की ग्रामर यानी व्याकरण क्या होती है, ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ग्रामर को किन किन तरीकों से सीखा व प्रैक्टिस किया जा सकता है, इन सब बातों को बताऊंगा। साथ ही दोस्तों उसी भाषा में, उसी भाषा की वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली बोलिए या शब्द सूची बोलिए, शब्द भंडार बोलिए, शब्द संग्रह बोलिए, ठीक है, वोकैबुलरी क्या होती है उसको बताऊंगा। वोकैबुलरी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वोकैबुलरी को किन किन तरीकों से सीखा व प्रैक्टिस किया जा सकता है, इन सबको भी बताऊंगा। इनके साथ ही दोस्तों उस पूरे भाषा को किन किन तरीकों से प्रैक्टिस किया जाए व उस भाषा की समझ और फीलिंग्स को कैसे डेवलप किया जाए, इनको भी हम लोग सीखेंगे। और इस पूरे ग्रामर सीरीज का किस तरीके से ज्यादा फायदा और इफेक्टिव फायदा लिया जा सके, उसे भी हम लोग समझेंगे। ओवरऑल दोस्तों यह वीडियो इस पूरे ग्रामर सीरीज के लिए आपके लाइफ में इंग्लिश या किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा, चाहे कितनी भी परेशानी, कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, बस 1 घंटा देकर अपनी जिंदगी में कीमती समय को और एक बड़े फायदे को जरूर से जोड़िएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक बड़ा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक बड़ा बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका जो नींव होता है, उसका जो रूट होता है, वो हम लोगों को क्या रखना पड़ता है, गहरा रखना पड़ता है। रूट यानी कि नींव, मतलब कि घर बनाने का जो जमीन के नीचे वाला पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट तो हम लोगों को दिखाई देता है, परंतु जमीन के नीचे भी घर का पार्ट होता है, जो कि घर को क्या रखता है, मजबूती से खड़े रखता है ना, उसे विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़े रखता है। ठीक है, तो जितना बड़ा बिल्डिंग होता है उतना ही रेशियो में क्या होना चाहिए, उसका नींव होना चाहिए। ठीक है, अगर बिल्डिंग बड़ा चाहिए तो नींव भी हम लोगों को गहरा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं चीज़ों को आप लोगों के लिए बिल्कुल रूट लेवल से लेकर के आया हूं, ताकि आप लोगों को एक अच्छा इंग्लिश बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, यूज़ मिल सके यहाँ से। ठीक है, और लाइफ में कभी भी दोबारा आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना होने को पाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तरीके का हड़बड़ी को ना दिखाएं। अगर किसी तरीके का हड़बड़ी है किसी भी दोस्त को, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी उस वीडियो को छोड़ दें, फ्यूचर में कभी जब उसको समय मिले तो आराम से बैठ करके देखें। ठीक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान फिर आप लोगों के लिए कोई यूज़ लेकर के नहीं आएगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा इस चीज़ का। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा समय लेकर के बैठे, ये अच्छी चीज़ें हैं आप लोगों के जीवन में। एक इंग्लिश के सेक्शन में, एक लैंग्वेज के सेक्शन में क्या करेगा, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना, बहुत ही बड़ा एक रूट को प्रोवाइड करेगा, एक जड़ को आप लोगों का बना देगा। ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अभी उतना यूजफुल ना लगे, बेकार लगे। ठीक है, परंतु मैं आप लोगों को बोलूँगा कि पेशेंटली प्लीज़ उन चीज़ों को सीखिए, क्योंकि अगर अभी आप लोग इन चीज़ों को स्किप कर जाओगे तो आगे जाकर के जब मैं चीज़ों को आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को समझने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप लोगों को चीज़ें समझने में मुश्किलें ना हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों को बारीकी से सीखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लैंग्वेज, जिसको कि हम लोग हिंदी में भाषा कहते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों में से ज़्यादातर लोग या फिर सारे ही लोग भाषा के विषय में जानते ही होंगे कि भाषा क्या होता है, परंतु तो उसको भी हम लोग सीखते हुए रूट लेवल से चलेंगे। ठीक है, तो भाषा क्या होता है दोस्तों, लैंग्वेज जो है वो क्या होता है। ठीक है, लैंग्वेज को जानने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों को एक और टर्म है जिसको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहाँ पर, और वो है कम्युनिकेशन। क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज क्या होता है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन बोलते हैं ना हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संपर्क करना बोलते हैं। ठीक है, संपर्क स्थापित करना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन या संपर्क करना क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति के द्वारा
अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर के विचारों को यानी कि थॉट्स को, अपने अंदर के फीलिंग्स को, अपने अंदर के आइडियाज़ को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। क्या करना? दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। किस तरीके से पहुंचाना? बोलने के ज़रिए हो, या फिर कोई किताब में लिख दिया है अपनी बातों को, उस किताब में लिखने के ज़रिए हो, बोलने के ज़रिए हो, लिखने के ज़रिए हो, और किसी इशारे के ज़रिए हो, है ना। बहुत सारे तरीके हैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के, ठीक है। तो अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और साथ ही दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना। समझेंगे कैसे कैसे? सुनने के द्वारा और उसकी लिखी बातों को पढ़ने के द्वारा, ठीक है। तो पहुंचाएंगे कैसे अपनी भावनाओं को? बोलने के द्वारा और लिखने के द्वारा। और दूसरे की भावनाओं को कैसे समझेंगे? सुनने के द्वारा और पढ़ने के द्वारा, ठीक है। तो क्या क्या देखा दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर? पहला तो देखा स्पीकिंग, दूसरा देखा राइटिंग, उसके बाद देखा लिसनिंग, उसके बाद देखा रीडिंग, ठीक है। और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इशारों के ज़रिए भी कई बार लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, है ना। तो लेकिन बेसिकली क्या है? स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग ही है जिसके द्वारा कि क्या किया जाता है? हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ? अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स को दूसरों तक एक्सप्रेस कर पाना, है ना, जता पाना, ठीक है। और साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझ पाना। दोनों ही आदान प्रदान दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन केवल एक तरफ से नहीं कि आप ही केवल बोल रहे हैं और सामने वाला समझ रहा नहीं। आपके अंदर दूसरों की भावनाओं को समझने का भी क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। तभी आप लोग क्या करेंगे? एक सही तरीके से कम्युनिकेशन को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कम्युनिकेशन आप लोग समझ पाए होंगे, जिसमें कि हम लोग बोलने के जरिए और लिखने के जरिए अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं और सुनने के जरिए और पढ़ने के जरिए दूसरों की भावनाओं को खुद समझ पाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? इसी कम्युनिकेशन को करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे कि समझ लीजिए आप लोग किसी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ सामान को मंगाते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या करते हैं? कुछ सामान को मंगाते हैं, ठीक है। तो अब जो मैन्युफैक्चरर है, जो उत्पादक है, जो उस प्रोडक्ट को बनाता है, वो क्या करता है? वहाँ से सामान को रैप करता है ना, वहाँ से सामान को पैक करता है और पैक करने के बाद जोरदार क्या करता है? फोर्स लगा करके आपके घर तक फेंकता है और वो सामान क्या होता है? सीधे आपके घर में आकर के गिर जाता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर मैन्युफैक्चरर, अगर उत्पादक ऐसा करेगा तो क्या होगा? वो सामान या तो हो सकता है आपके पड़ोसी के घर में जाके गिर जाए, है ना, या फिर हो सकता है आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर गिरे या काफ़ी ज़्यादा पहले गिर जाए, है ना। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या होता है? मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसको कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है जिससे कि सही समय पर सही व्यक्ति तक सामान पहुंच जाता है ना। तो उसी तरीके से भावनाओं को सही तरीके से इन चारों के जरिए दूसरों तक पहुंचा पाने और दूसरों से खुद तक पहुंचा पाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। कम्युनिकेशन के लिए भी क्या बना हुआ है? एक सिस्टम बना हुआ है और उसी सिस्टम को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है। अगर सिस्टम खराब होगा तो क्या होगा? उस कंपनी का सामान आप तक सही से नहीं पहुंच पाएगा। पहुंच भी सकता है लेकिन नहीं भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ का सिस्टम खराब होगा, कम्युनिकेशन का सिस्टम खराब होगा, यानी कि लैंग्वेज में आपका खराबी होगा, तो आपकी भावनाएं सही तरीके से सामने वाले तक नहीं पहुंच पाएंगी या सामने वाले की भावना को आप सही तरीके से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका सिस्टम अच्छा होगा, जितना ज़्यादा आपका लैंग्वेज अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा पाओगे, ठीक है। और इसके उल्टे अगर देखें, जितना ज़्यादा आपका लैंग्वेज खराब होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको क्या होगी? मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि अगर आप लोगों का हिंदी बहुत अच्छा है तो हिंदी में अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाने में क्या होगा? आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा होगा और साथ ही दूसरों की बातों को समझने में भी आप लोगों को क्या होगा? काफ़ी सुविधा होगा। वैसी कोई नया लैंग्वेज लाइक इंग्लिश या कोई भी नया लैंग्वेज ले लीजिए जो कि आप लोग फिलहाल तक नहीं जानते हो, तो उन भाषाओं में क्या होगा? अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में आप लोगों को काफ़ी तकलीफें होंगी क्योंकि आप लोगों का सिस्टम सही नहीं है, लैंग्वेज सही नहीं है ना। और वैसे ही साथ ही दूसरों की भावनाओं को भी उस भाषा में समझने में मुश्किलें आएंगी, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग सीख पाते हैं दोस्तों, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक्सप्रेसिंग थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स, ठीक है? फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज, भावनाओं को, विचारों को एक दूसरे तक एक्सप्रेस कर पाना, जता पाना, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन के लिए जो सिस्टम बना हुआ है उसको लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? जिसमें हम लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जनरली? स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, परंतु आप लोगों को घबराना नहीं है। जो भी इंग्लिश का टर्म नया होगा उसको मैं अच्छे से पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन हाँ, उसके बाद आप लोगों का फ़र्ज़ होगा कि उसी समय उस नए टर्म को सीख लेना अच्छे से, ताकि आगे जा कर के जब मैं चीज़ों को बोलूँ तो आप लोगों को बार बार हिंदी में बोलना ना पड़े। यहाँ आप लोग नए भाषा को सीखने के लिए आए हो, इंग्लिश को सीखने के लिए आए हो, तो हमेशा मैं हिंदी नहीं बताते चलूँगा, ठीक है? हाँ, लेकिन पहली बार जब मैं चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि वो मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को पहली बार चीज़ों को बताना, ठीक है? क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों के लिए इंग्लिश बिल्कुल नया है, ठीक है? तो यहां तक हम लोग समझ गए दोस्तों कि लैंग्वेज क्या होता है। अब आते हैं लैंग्वेज के कंपोनेंट्स में, कि लैंग्वेज के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है दोस्तों, ये जो टर्म है कंपोनेंट्स, इसका मतलब होता है कि किन किन चीज़ों से एक अच्छा लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज का एक अच्छा लेवल, एक अच्छा फॉर्म बन पाता है, ठीक है? जैसे कि आप लोग सपोज कीजिए, यहाँ आप लोगों को सलाद दिख रहा होगा, है ना? तो यहाँ सलाद में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुआ है? गाजर है, मूली है ना? और भी बहुत सारा वेजिटेबल्स है, ठीक है? तो सलाद हो गया कंप्लीट चीज़। सलाद क्या हो गया? कंप्लीट चीज़। और उसके जो गाजर है, मूली है, टमाटर है, प्याज है, ये सब क्या हो गया? उसके कंपोनेंट्स हो गया। कंपोनेंट्स मतलब जिससे मिल करके वो पूरा चीज़ बना होता है, ठीक है? तो इसी तरीके से एक अच्छा लैंग्वेज या लैंग्वेज का, भाषा का एक अच्छा लेवल किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है? पहला तो होता है ग्रामर, दूसरा होता है वोकैबुलरी, उसके बाद होता है प्रैक्टिस, और उसके बाद होता है कंप्रीहेंशन। इन दोनों में मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामर को, ठीक है? तो सबसे पहले आएंगे दोस्तों ग्रामर में, ठीक है? ग्रामर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि कई जगह कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में या फिर यूट्यूब क्लासेस बोलिए या फिर कई जगह हो, आप लोगों को ऐसा बताया जाता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर का कोई रोल नहीं होता है ना? ऐसा आप लोगों को बताया जाता है। परंतु मैं आप लोगों को आज यहाँ पर बोल रहा हूँ, अपने दिमाग में छाप लीजिए कि बिना ग्रामर के कोई भी लैंग्वेज को फॉर्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है? हर एक लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है, ठीक है? बिना ग्रामर का आज तक कोई भी लैंग्वेज नहीं बन पाया है और ना ही पॉसिबल है। हाँ, किसी लैंग्वेज का एक लोअर लेवल तक आप बिना ग्रामर तक चल सकते हो, लेकिन अगर उस लैंग्वेज पे थोड़ा भी अच्छा कमांड आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को उसका ग्रामर को समझना ही होगा, ठीक है? बिना ग्रामर को समझे किसी भी लैंग्वेज में अपना कमांड बना पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यह समझेंगे कि ग्रामर होता क्या है, ठीक है? उसके बाद हम लोग यह समझेंगे कि ग्रामर का किसी भी भाषा में, ग्रामर यानी कि हिंदी में व्याकरण, ठीक है? तो ग्रामर का किसी भी भाषा में क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या रोल होता है, क्या वैल्यू होता है, उसको भी देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं ग्रामर होता क्या है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसको लैंग्वेज बोलते हैं, और हर लैंग्वेज का, हर सिस्टम का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर टूटना नहीं चाहिए, है ना? तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। कई जगह ग्रामर को किसी लैंग्वेज के रूल्स के तौर पे लिया जाता है, नियमों के तौर पे लिया जाता है, कि किसी भी भाषा का जो नियम होता है कि कैसे उस भाषा को बोलना है, कैसे उस भाषा को लिखना है, जितने भी रूल्स होते हैं उसके, उन रूल्स को ग्रामर की तरह लिया जाता है, ठीक है? लेकिन कई जगह यह भी कहा जाता है कि ग्रामर कोई रूल नहीं है या फिर किसी भाषा का कोई रूल नहीं होता है ना? तो ग्रामर को ज़्यादातर जगहों में लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर के रूप में लिया जाता है, ठीक है? लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर के रूप में रहे, इसको कौन सुनिश्चित करता है? ग्रामर सुनिश्चित करता है। अगर ग्रामर हमारा सही रहेगा किसी भी भाषा का, तो उस भाषा का स्ट्रक्चर भी हमारा सही रहेगा, हम कैसे भी उस भाषा को इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना? जैसे कि कई क्या होता है कि कई बार हम लोग कोई नया भाषा को बोलते हैं या फिर सीखे हुए भाषा को भी अगर हम लोग बोलते हैं तो तोड़ मड़ोड़ के बोलते हैं ना, उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ग्रामर सही नहीं है। और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रामर ही क्या करता है? लैंग्वेज को स्ट्रक्चर देता है, ठीक है? तो इस तरीके से ग्रामर का जो डेफिनेशन होगा वो होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज इज इट्स ग्रामर, या फिर ये कहिए कि सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग अ लैंग्वेज। यानी कि किसी भी भाषा को लिखने
या बोलने के लिए जो नियम है, जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल है, जो स्ट्रक्चर है उस भाषा का, उसी को ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, ग्रामर से आता है, मैं GR लिख रहा हूं यहाँ पर, ग्रामर से आता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रामर से क्या आता है? स्ट्रक्चर आता है भाषा में, और स्ट्रक्चर से आता है कंप्रीहेंशन। क्या आता है? कंप्रीहेंशन। ठीक है, कंप्रीहेंशन का मतलब हो जाएगा दोस्तों हिंदी में समझ। ठीक है, अगर ग्रामर सही रहेगा तो स्ट्रक्चर सही बनेगा मेरा बात का, उस भाषा का, और अगर स्ट्रक्चर सही बन गया तो सामने वाला उसको अच्छा से समझेगा भी। ठीक है, परंतु अगर ग्रामर सही नहीं होगा तो स्ट्रक्चर भी सेंटेंस का सही नहीं बनेगा। जो बात आप कहना चाहते हो सामने वाले से वो भी आप सही तरीके से नहीं कह पाओगे, और जब स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा तो सामने वाला उसको सही से समझेगा भी नहीं, या फिर आप सामने वाले की बातों को भी नहीं समझोगे अगर उसका ग्रामर सही नहीं होगा और उसका स्ट्रक्चर बिगड़ेगा तो। ठीक है, उस तरीके से क्या होगा, बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कई बार आप चीजों को समझ लोगे यार, और कई बार नहीं भी समझोगे। ठीक है, कंफ्यूजन में रहोगे कि क्या बोला गया। जैसे कि सपोज कीजिए आपको बोलना है कि मम्मी मैं पढ़ने के बाद खाना खा लूंगा। ठीक है, ये आपको बोलना है अपनी मम्मी को, लेकिन आपका जो है ग्रामर सही नहीं है और आप बोल रहे हो मम्मी खाना मैं पढ़ने बाद के लूंगा। क्या कुछ सेंस गया? नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपका ग्रामर सही नहीं है, आपको पता नहीं चीज़ों को कैसे अरेंज करना है। ठीक है, जिस वजह से आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ गया, और स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो क्या हो गया, सामने वाला उसको समझ जाएगी मम्मी, है ना। भावना तो लोग समझ ही जाते हैं, परंतु अगर थोड़ा सी भी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट, अगर थोड़ा सा भी बात कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो लोग नहीं समझ पाएंगे, और फिर वही कहेंगे लोग कि कहना क्या चाहते हो, है ना। तो हिंदी तो आप लोगों का नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया। लेकिन अगर इंग्लिश में आप लोग इस चीज़ को देखोगे तो आप लोग पाओगे कि हाँ सचमुच में कई बार ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता है किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है। क्यों? क्योंकि ग्रामर सही नहीं होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ग्रामर को समझ पाए होंगे कि ग्रामर क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी लैंग्वेज में। ठीक है, परंतु कई बार क्या होता है, आजकल मैं देखता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो गया या फिर यूट्यूब के क्लासेस हो गए, वहाँ पर लोगों को यह बताया जाता है, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में, कि ग्रामर का कोई रोल नहीं है भाषा में, ग्रामर का ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। मैं बोलता हूँ दुनिया में ऐसा कोई भाषा नहीं है जिसमें कि ग्रामर का रोल नहीं है, जिसमें कि ग्रामर नहीं है, बल्कि मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई लैंग्वेज ही नहीं है जो बिना ग्रामर का हो। ठीक है, ग्रामर के बिना लैंग्वेज वैसा ही है जैसे कि कोई घर है और उसका तो कोई दरवाज़ा नहीं है, उसमें एंट्री लेने का कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, तो ग्रामर ही उस किसी भाषा का एंट्री पॉइंट है, वहां से ही किसी भाषा में घुसा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े टीचर्स वैसी बातें क्यों करते हैं कि ग्रामर का जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बेसिक लेवल पर बस किसी नए भाषा में सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए बस काम चल जाए भैया, उतना तक के लिए आप लोग बिना ग्रामर के चल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी को इशारा कर दिए, पानी का जैसा इशारा कि पानी पीना है, तो समझ तो जाएगा ना भैया। आप लोग केवल उसको क्या करेंगे, वोकैबुलरी वाटर बोल देंगे, खाली थर्स्टी बोल देंगे, खाली कि मैं प्यासा हूं, समझ जाएगा वो। तो बेसिक एकदम बिल्कुल सर्वाइवल इंग्लिश जिसको बोलते हैं, जीने के लिए काम चलाओ इंग्लिश, काम चलाओ भाषा जिसको बोलते हैं, उतना के लिए बिना ग्रामर का चल जाएगा। लेकिन जैसे आप लोग थोड़े से लेवल में हाई जाओगे, वहां पर आप लोगों को जो पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलना, अपने भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करना है, तो बिना ग्रामर का इम्पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, होता क्या है कि ग्रामर को सिखाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर मैं प्याज को ग्रामर मान लूँ और किसी को मुझे प्याज खिलाना है, ग्रामर सिखाना है, ठीक है, परंतु उसे ग्रामर नहीं सीखना, प्याज नहीं खाना है, तो मैं क्या करूँगा, उस प्याज को काट काट करके सलाद के अंदर डाल दूंगा और सलाद के साथ उसको खिला दूंगा। तो आप लोग क्या समझ रहे हो, उसने प्याज नहीं खाया? खाया भैया, तरीका अलग था, है ना। उनको चीज़ों के साथ मिक्स करके खिला दिया गया, उसको पता नहीं चला, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या बोल दिया गया कि प्याज का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है, अलग तरीके से खिला दिया जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ग्रामर को सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं,
आएंगे हम लोग देखेंगे किन किन तरीकों से ग्रामर को सीखा जाता है और किन किन तरीकों से किन किन लोगों को सीखना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए ग्रामर एक ही तरीके से सीखा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन के अनुसार यह डिसाइड होगा कि आपको किस तरीके से ग्रामर को सीखना है, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। परंतु गांठ बांध लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति यह बोलता है कि ग्रामर का जरूरत नहीं है लैंग्वेज में, वो सरासर गलत बोलता है, कंप्लीटली रॉन्ग है वो। ठीक है, ग्रामर के बिना कोई लैंग्वेज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, तरीके अलग अलग होते हैं। और यदि अगर सर्वाइवल इंग्लिश सीखना है, बिल्कुल लो लेवल का काम चलाओ इंग्लिश सीखना है, तो बिना ग्रामर का भी काम चल सकता है, केवल वोकैबुलरी के द्वारा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे आते हैं वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी क्या होता है और इसका किसी लैंग्वेज में, किसी भाषा में क्या रोल होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वोकैबुलरी क्या होता है, जो कि दूसरा कंपोनेंट है किसी भी भाषा का। ठीक है, वोकैबुलरी क्या होता है, तो मैं हिंदी में ही आप लोगों को समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए कोई भी भाषा लीजिए, हिंदी ही ले लेते हैं, जैसा कि मैं अभी इंग्लिश में एंट्री नहीं किया हूँ, अभी मैं बस भाषा के विषय में आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी भाषा दुनिया की क्यों ना हो। ठीक है, तो हिंदी को एग्जाम्पल में ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग हिंदी को जानते हैं। ठीक है, तो हिंदी में किसी भी बात को बोलने के लिए हमारे पास शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मुझे बोलना है कि मम्मी मैं पढ़ने के बाद खाना खा लूँगा, तो उसमें मुझे पहले जानना है कि मम्मी क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो हमें जन्म देती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, साथ ही जो हम लोग खाते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, पढ़ना का मतलब क्या होता है, ये क्या है, शब्द है। क्या है, ये शब्द है। तो किसी भी भाषा में बात करने के लिए शब्द पहले हमें जानना होता है। तो शब्दों के समूह को ही, किसी भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के, तमाम शब्दों के जितने भी शब्द हैं ना उस भाषा में, उन सारे शब्दों के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी बोलते हैं। और ग्रामर में हम लोग क्या सीखते हैं, उन नियमों को सीखते हैं जिन नियमों के अनुसार इन सीखे हुए शब्दों को सजाया जाता है। ठीक है, पहले शब्द जानते हैं वोकैबुलरी में, उसके बाद ग्रामर में उन शब्दों को सजाना सीखते हैं। उसके बाद क्या होता है, शब्द जो है आपस में ग्रामर के अनुसार सज करके, व्याकरण के अनुसार सज करके एक सही स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे एक सही मीनिंग, एक सही अर्थ निकलता है उस भाषा में, और सामने वाला उसी भाषा में आपकी बातों को समझ पाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वोकैबुलरी जो होता है, शब्दों का समूह, उसको भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए वोकैबुलरी के एक डेफिनेशन को भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ऑल द वर्ड्स और अ स्पेशल सेट ऑफ वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज, यानी कि किसी भाषा में इस्तेमाल होने वाले तमाम सारे वर्ड्स, तमाम सारे शब्द, उन्हीं के समूह को, उन्हीं के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे तीसरे कंपोनेंट को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो है प्रैक्टिस या यूज। तो अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किसी भी भाषा का जो तीसरा कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट ग्रामर देख लिए, उसके बाद वोकैबुलरी देख लिए, है ना। अब तीसरा कंपोनेंट देखेंगे हम लोग किसी भी भाषा का, यानी कि एक भाषा में एक अच्छे लेवल में या फिर थोड़े भी अच्छे लेवल में पहुंचने के लिए जो तीसरा जो कंपोनेंट है, तीसरा जो पार्ट है, वो क्या है, प्रैक्टिस। उस भाषा का प्रैक्टिस, यानी कि उस भाषा का यूज़। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए आपने वर्ड्स पढ़ लिया, लूंगा का क्या मतलब है, मम्मी का क्या मतलब है, पढ़ने का क्या मतलब है, बाद का क्या मतलब है, के का क्या मतलब है, खा का क्या मतलब है, आपने पढ़ लिया। ठीक है, फिर आपने ग्रामर भी सीख लिया कि इसको कैसे अरेंज करना है, मम्मी मैं पढ़ने के बाद खाना खा लूँगा। ठीक है, ये सारे शब्दों को सीखने के बाद आपने ग्रामर के अनुसार इसको अरेंज करना भी सीख लिया। ठीक है, लेकिन क्या होगा, आपने नया नया सीखा है, हो सकता है फिर से आपका मिस्टेक हो जाए, ये उधर चल जाए, वो उधर चल जाए और मीनिंग चेंज हो जाए, है ना। तो अब आपको क्या करना है, उसको यूज़ में लाना है। जब तक आप उसको यूज़ में नहीं लाओगे, तब तक आप क्या होगा, चीज़ों को लड़खड़ा करके बोलोगे, है ना। आप उस भाषा में फ्लुएंट नहीं हो पाओगे। आपके अंदर फ्लुएंसी, जो एक फ्लो होता है ना भाषा का, जिसमें लोग अटकते कम हैं और एक बार में अच्छे से स्वेच्छा से अपनी बात को कह डालते हैं, और जिससे कि सामने वाला भी स्वेच्छा से आपकी बातों को एक बार में ही समझ लेता है, बिना किसी भी कन्फ्यूजन के क्रिएट हुए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, आपके अंदर फ्लुएंसी, आपके अंदर एक फ्लो कैसे आएगा लैंग्वेज का, जब आप उस भाषा को इस्तेमाल करना सीखोगे, है ना। अब कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सबसे अच्छा जो तरीका है वो है अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना, यानी कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं
ऊपर वाले के दिए गए जो ज्ञानेंद्रिय है आपके शरीर में, उन ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करना, ठीक है। जैसे कि आंख का और मुंह का इस्तेमाल करके रीड करना, ठीक है, चीज़ों को रीड करना, सामने वाले के द्वारा लिखे हुए विचारों को, फीलिंग्स को, भावनाओं को रीड करना, ठीक है। उसके बाद फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करके लिखना, ठीक है, उसी भाषा को, या फिर अपने मुंह का इस्तेमाल करके उसी भाषा को बोलना, कहना, ठीक है, बातें करना, या फिर अपने कान का इस्तेमाल करके किसी की बातों को सुनना उसी भाषा में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना, मस्तिष्क जो हमारा जो ब्रेन है ना, दिमाग, उसका इस्तेमाल करना चीज़ों को सोचने में उसी भाषा को, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस का, ठीक है। जब अपने दिमाग में चीज़ों को सोचोगे तो किन किन तरीकों से प्रैक्टिस को करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। ज्ञानेंद्रियों का, सेंसेस का इस्तेमाल करके लिखने, बोलने, सुनने, पढ़ने या दिमाग में सोचने के द्वारा चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब लास्ट देखेंगे कंप्रीहेंशन या फील। किसी भाषा का जो फील होता है ना, उस भाषा का जो, पहले तो कंप्रीहेंशन का मतलब हो जाएगा समझ, किसी भाषा का समझ डेवलप होना अपने अंदर में, ठीक है। केवल इन चीज़ों को रट लेने से वो समझ कभी डेवलप नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लोग केवल वोकैबुलरी को, केवल ग्रामर को रट लोगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएगी। आपको उस भाषा का समझ भी होना चाहिए, समझ डेवलप होना चाहिए, ठीक है। कई बार एक जैसा सेंटेंस अलग अलग जगहों में, अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं लोग। कैसे करते हैं? क्योंकि समझ या बोलिए फील, उस भाषा का जो फील है ना अंदर से, वो फील डेवलप होने लगता है। और ये कंप्रीहेंशन या फील कैसे डेवलप होगा, ये आप लोग डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, ये आएगा प्रैक्टिस या यूज से। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप लोग यूज़ करोगे इस लैंग्वेज को, उतना ज़्यादा आपके अंदर में उस भाषा का जो समझ है, उस भाषा का जो फील है, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बस कैसे होगा प्रैक्टिस, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये नहीं कि खाली कुछ ट्रांसलेशन दे दिया गया और उसको घर में आकर के इंग्लिश में लिख लिए, ये प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन ये एकमात्र प्रैक्टिस नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सारे ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करना है, सारे सेंसेस का इस्तेमाल करना है, लिखने, पढ़ने, बोलने, सोचने, हर तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है। तब जाकर के वो आपके जहन में, आपके ज़िंदगी में बसेगा, है ना, और आपके अंदर में कंप्रीहेंशन या फिर फील डेवलप होगा उस भाषा का, ठीक है। आगे थोड़ी देर में हम लोग इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज तो देख लिया, यानी कि एक भाषा को अगर थोड़े से भी अच्छे लेवल में हम जानना चाहें तो किन किन महत्वपूर्ण बातों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रैक्टिस और कंप्रीहेंशन या फील, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर हम लोग रखें साथ में, तो हम किसी भी भाषा में अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसी भी भाषा का 2 डिविजन्स ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि किसी व्यक्ति के जीवन में जितनी भी भाषाएं आती है, जितनी भी भाषाएं आती है उसके जीवन में, उन तमाम भाषाओं को हम लोग 2 भागों में बांट देंगे, ठीक है। एक भाग तो होगा दोस्तों नेटिव लैंग्वेज। क्या होगा? वह भाषा जो उसका नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव लैंग्वेज से मतलब है मातृभाषा, ठीक है। यानी कि वह भाषा जिसको कि वह बचपन से, अपने छोटे उम्र से सुनता आ रहा है और प्रैक्टिस या यूज़ करता आ रहा है। किस तरीके से? अपने सेंसेस का इस्तेमाल से। बचपन से, छोटे से उसी भाषा में पढ़ता आ रहा है, सुनता आ रहा है, बोलता आ रहा है, सोचता आ रहा है, हर कुछ वो उसी भाषा में करता आ रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग हिंदी में मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ले लें यहाँ पर, तो हमारा मातृभाषा क्या हो जाएगा? हिंदी। क्या हो जाएगा? हम में से ज़्यादातर लोगों का मातृभाषा या नेटिव लैंग्वेज क्या हो जाएगा? हिंदी, ठीक है। और दूसरे तरफ उन भाषाओं को मैंने रखा है जिसको कि कोई भी व्यक्ति बचपन से नहीं बोलता आया है, बचपन से प्रैक्टिस या यूज़ में नहीं लेता रहा है, ठीक है, और आगे चल करके कभी वो उसको सीखता है या सीखना चाहता है, ठीक है। उन तमाम भाषाओं को हम क्या बोलते हैं, किस कैटेगरी में हम रखते हैं? फॉरेन लैंग्वेजेस में। किस में? फॉरेन लैंग्वेजेस में, ठीक है। लाइक यहाँ पर आप ले लीजिए इंग्लिश, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ध्यान में रखते हुए लिख रहा हूँ। मैं मान करके चल रहा हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो में, उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों का जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, वो हिंदी है, और
ज़्यादातर लोगों का जो फॉरेन लैंग्वेज है, यानी कि जिनको वो लोग नहीं जानते हैं या नहीं उनको अपने लाइफ में यूज़ करते हैं और सीखना चाहते हैं, वो इंग्लिश है या फ्रेंच है या जर्मन है या मराठी है, गुजराती है, कोई भी नया भाषा वो लोग के लिए हो सकता है। ठीक है, वो तमाम भाषाएं जो एक व्यक्ति नहीं जानता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन। फॉरेन यानी कि जो विदेश में रहते हैं वही नहीं। ठीक है, फॉरेन का मतलब होता है अनजाना, स्ट्रेंज, अपरिचय, जिसके साथ परिचय नहीं है हमारा। वो तमाम भाषाएं जिनके साथ हमारा कोई परिचय नहीं है, हम उसमें लिखना और पढ़ना या बोलना या समझना या सोचना नहीं जानते हैं, उन तमाम भाषाओं को हम लोग फॉरेन लैंग्वेज में रखेंगे। ठीक है, परंतु इस जगह में उन तमाम फॉरेन लैंग्वेजेस को तो नहीं लिख सकता हूं। दुनिया में तमाम सारे फॉरेन लैंग्वेजेस हो सकते हैं, परंतु मैं उनमें इंग्लिश को यहां पर लेकर के चल रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वीडियो को इंग्लिश सीखने के लिए ही देख रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज यहां पर मैं नेटिव के तौर पर ले रहा हूं और इंग्लिश को मैं फॉरेन लैंग्वेज की तरह ले रहा हूं। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बहुत मज़ेदार और बड़ी बड़ी चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए। इस चीज़ को ज़रूर सीख करके जाइएगा। ठीक है, और बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखिएगा क्योंकि सच में बहुत कुछ, बहुत बड़ा कुछ सीखने जा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रखा नेटिव लैंग्वेज को यानी कि मातृभाषा को, और यहाँ रखा उन तमाम फॉरेन लैंग्वेजेस को। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज में क्या होता है दोस्तों, आपका जो इन्वायरमेंट है ना, आपका जो माहौल है आसपास का, वो पूरा उस लैंग्वेज से भरा होता है। आपके आसपास के लोग, आपके विचार, आपके पढ़ने की शैली, आपका हर कुछ, पूरा माहौल आपका उसी भाषा में होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिस या यूज़ क्या होता है, जिस तरीके का प्रैक्टिस मैंने आपको बताया ना सेंसेस का इस्तेमाल करके, उस तरीके का प्रैक्टिस होता है बचपन से। इनिशियल एंड लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि शुरुआती समय से, एकदम छोटे उम्र से, जब अपने बुतरू होते हैं ना, उस समय से, इनिशियल स्टेज से आपका वो लैंग्वेज का माहौल होता है। और लॉन्ग टर्म होता है, 10 साल 20 साल तक आप उस भाषा को बोलते हो, तब जा करके वो क्या बनता है, आपका एक नेटिव लैंग्वेज बनता है। ठीक है, थ्रू ह्यूमन सेंसेस, जो मैंने लिखा, ह्यूमन सेंसेस के थ्रू, इनिशियल यानी कि एकदम बुतरू एज से, इनिशियल स्टेज से, छोटे उम्र से, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को आप लोग लेते हो, पूरा इन्वायरमेंट होता है, उस तरीके से बनता है एक नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, अब बहुत सारे टीचर्स आप लोग यहाँ पर देखते होंगे बोलते हुए, जो स्पोकन इंग्लिश के स्पेशली जो टीचर्स होते हैं, क्या बोलते हैं, वहाँ पर ग्रामर नहीं सिखाया जाता है, वहाँ वोकैबुलरी नहीं रटाया जाता है। क्यों आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हो, क्यों आप लोग वोकैबुलरी रट रहे हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बोला था कि बिना ग्रामर का कोई भी लैंग्वेज नहीं होता है, बल्कि उनका तरीका अलग अलग हो सकता है सिखाने का। ठीक है, आप लोग बताइए, क्या आप लोग अपने घर के बच्चों से इस तरीके से बात करते हो कि बेटा पी लो पढ़ने पानी के बाद, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। ठीक है, बल्कि क्या बोलते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बोलते हैं। मतलब क्या कर रहे हो आप, ग्रामर का इस्तेमाल कर रहे हो ना। तो आप लोग उसको डायरेक्ट किताब खोल करके ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हो, बल्कि इंटरेक्शन के थ्रू, बोलने के थ्रू, लिखने के थ्रू, सुनाने के थ्रू ग्रामर सिखा रहे हो, अपने बातों के थ्रू ग्रामर सिखा रहे हो। ठीक है, भले आप लोग किताब नहीं खोल रहे, तो किताब नहीं खोल रहे तो क्या मतलब, ग्रामर नहीं सिखा रहे हो, नहीं, ग्रामर सिखा रहे हो, तरीका अलग है। ठीक है, तो ये तो गांठ बांध लीजिए कि बिना ग्रामर का लैंग्वेज नहीं होता है। ठीक है, तरीका अलग अलग हो सकता है। अब आप ही बताइए, क्या आप लोग कभी किसी ऐसे बच्चों को देखे हो जो कि हिंदी तो बोलता है लेकिन हिंदी थोड़ा सा अटपटा बोलता है, अच्छा नहीं लगता सुनने में, है ना, जैसे कि लगता है कोई विदेशी हो, बाहर से आया हो। ठीक है, तो क्यों बोलता है वो ऐसा हिंदी, क्योंकि उसके घर में जो माहौल है ना हिंदी का, वैसा ही है, टूटा फूटा ग्रामर का है। तो माँ बाप या घर के लोग अगर ग्रामर का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदी भाषा ही क्यों ना हो, सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बच्चे भी सही से हिंदी नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रामर सही नहीं था। तो क्यों, वहां भी तो बचपन से घर में वही माहौल चल रहा है हिंदी का, अच्छा से हिंदी बोलना चाहिए भाई, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ग्रामर सही नहीं था। इससे ये प्रूव होता है कि ग्रामर का जरूरत तो होता है, चाहे किसी भी तरीके से सिखाए, ग्रामर सीखना पड़ता है। अब मैं जैसा हिंदी बोल रहा हूं, मैं जैसा हिंदी घर में बोलता हूं, आपको क्या लगता है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के घर में भी वैसा ही हिंदी चलता है? मिस्टर अमिताभ बच्चन जी भी वैसा ही हिंदी बोलते हैं? नहीं, उनका हिंदी जब आप सुनोगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा। ठीक है,
उनका भी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, मेरा भी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, दोनों का ये नेटिव लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। लेकिन दोनों की हिंदी में आपको अंतर आसानी से दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके घर में जो हिंदी इस्तेमाल हुआ है ना, वो एक स्टैंडर्ड लेवल का हिंदी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कवि के घर से वो आते हैं, है ना। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक विख्यात कवि रहे हैं, है ना। तो उनके घर से वो आते हैं, तो वहाँ पर सोचिए ग्रामर का किस लेवल में इस्तेमाल होता होगा, कितना उम्दा उनका हिंदी होगा, है ना। परंतु हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं, क्योंकि हमारे घर में उतना अच्छा ग्रामर से सेंटेंसेस को नहीं बोला जाता है शुरू से, ठीक है। तो इससे आप लोग इतना तो समझ चुके होंगे कि ग्रामर का इस्तेमाल हर जगह है, तरीके अलग अलग हैं। हम लोग सीखेंगे कि किसके लिए कौन सा तरीका अप्लाई होगा, ठीक है। वैसे ही दोस्तों वोकैबुलरी भी सिखाया जाता है नेटिव लैंग्वेज में, कि चीज़ों को इंटरेक्शन के साथ सिखाया जाता है ना। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, इंटरेक्शन के साथ चीज़ों को सिखाया जाता है। और प्रैक्टिस भी वैसा ही होता है, सेंसेस का इस्तेमाल करके, ब्रेन का इस्तेमाल करके, मुंह का इस्तेमाल करके, आंख का इस्तेमाल करके, ना कि केवल कोई किताब खोल के दे दिया रट लो यहाँ से, उस तरीके से नहीं, ठीक है। बल्कि सेंसेस का इस्तेमाल करके चीज़ों को सिखाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, काफ़ी लंबा, लॉन्ग टर्म और इनिशियल स्टेज से चीज़ों को सिखाया जाता है। इस वजह से कंप्रीहेंशन और जो फील है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ तो बड़ा रोल ये प्ले करता है इनिशियल स्टेज से, क्योंकि बच्चों में जो छोटा वाला उम्र होता है ना, वो उम्र में जो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है ना, वो उनके दिमाग में अच्छे तरीके से फीलिंग के साथ डेवलप होता है, ठीक है, वो उम्र के साथ, ठीक है। तो बहुत जगह जो आप लोगों को ये बताया जाता है ना कि कोई भी नया लैंग्वेज को सीखने के लिए इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखिए वहाँ पर क्या ग्रामर पढ़ाया जाता है, वहाँ पर क्या बुक्स को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर क्या वोकैबुलरी को सिखाया जाता है, नहीं, उसी तरीके से सीख लेते। तो आप लोग भी वैसा ही कीजिए। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में जनरली इन चीज़ों को बताया जाता है, परंतु मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो नेटिव लैंग्वेज का जो एग्जांपल दिया जाता है ना, वहां पर कुछ कुछ जो फैक्टर्स हैं वो यहां कभी नहीं हो सकते हैं, जिसमें से वो है इनिशियल स्टेज, वो बच्चों का वो उम्र, वो एज जो एक नेटिव स्पीकर को मिलता है ना, वो खाली माइंड, जब बच्चों के दिमाग में कुछ भी नहीं होता और बच्चों का जो कैचिंग पावर होता है सबसे ज़्यादा होता है, वो स्टेज आप यहाँ कैसे लाओगे बताइए। जो आप लोग सीधा कंपेयर करते हैं उस चीज़ से, वो कभी नहीं आ सकता वो बच्चों का उम्र आपके पास फिर से दोबारा, है ना। तो आप लोग उस चीज़ से कंपेयर करना तो छोड़ दीजिए कि जैसे वहाँ पर सीखा था वैसे यहाँ पर सीखेंगे। दूसरा बात आते हैं लॉन्ग टर्म। आप सोच सकते हो एक नेटिव स्पीकर, एक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति कितना साल दिया है अपनी हिंदी में, मामूली हिंदी में जो बातचीत का हिंदी उसमें भी कितना साल दिया है। छोटे उम्र से एक एक शब्दों को सीखा है, एक एक बातों को बोलना सीखा है। 10 साल, 20 साल, 15 साल के बाद वो इस तरीके का हिंदी बोल पा रहा है। अगर आप भी उस तरीके को पूरा पूरी फॉलो करना चाहते हो तो ठीक है, जोड़ लीजिए 20 साल, 25 साल और अपनी ज़िंदगी में एक नई भाषा को सीखने के लिए। तो ये तो बेवकूफ़ी होगा ना, इस बात का कोई तर्क नहीं होगा अगर हम ये तर्क देते हैं कि पूरा पूरी उस तरीके को हम लोग फॉलो करने जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को, उन सारे बिना तर्क के बातों को अपने दिमाग से, अपने लाइफ से हटा दीजिए। जो जेन्युइन तरीका मैं आप लोगों को बोलता हूं आप लोग अप्लाई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें मैं करूंगा, क्योंकि जहां पर चीज़ों को बेचना होता है, मार्केटिंग करना होता है, बिजनेस करना होता है, लोगों को तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, भले उसका प्रैक्टिकली कोई यूज़ हो या ना हो, ठीक है। परंतु इस चैनल पे, इस सीरीज़ पे आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड जेन्युइन चीज़ें बताई जाएंगी, जो कि बिल्कुल हर तरीके से लॉजिकल होगा और एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आप लोग उसको उपयोग में ला सकोगे, ठीक है। तो एक तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि नेटिव लैंग्वेज में किस तरीके से चीज़ों को सिखाया जाता है। तो अब एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना है। इंग्लिश हटा दीजिए, मुझे मराठी सीखना है या फिर उर्दू सीखना है, ठीक है, कोई भी भाषा मुझे सीखना है। तो अब मैं क्या एक उर्दू सीखने वाला व्यक्ति, उर्दू बोलने वाला व्यक्ति या मराठी बोलने वाले व्यक्ति जितना साल दिया मैं भी उतना साल दूंगा? नहीं नहीं नहीं। इस जगह आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, जब नए भाषा को सीखने जाते हो ना, तो सबसे पहले उसके ग्रामर को जाकर के पढ़ लीजिए। आप उतना 25 साल 20 साल नहीं दे पाओगे, और वो तो बचपन से सीख रहा है ना, अपनी छोटी उम्र से अपनी जिंदगी में उस चीज़ को वो ढाला है। आप क्या फिर से बच्चा बनने जाओगे इस जगह? नहीं, बल्कि क्या करना, आपको सीधा ग्रामर का बुक उठाना है और उसके रूल्स को सबसे पहले पढ़ना है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, अगर वो आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, तो आपको उसका ग्रामर पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप फिर से बच्चे बनो और एक एक चीज़ आपके माँ बाप, आपका माहौल उसको सिखाएं। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना तो वो बच्चों का उम्र है, ना तो वो लंबा समय है, ना तो वो इन्वायरमेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट तरीका अप्लाई करना। आपको सबसे पहले उस नई भाषा की ग्रामर को सीखना है, उसके क्या नियम है, किस तरीके से स्ट्रक्चर में चीज़ों को बनाया जाता है ना। फिर धीरे धीरे से अलग अलग तरीके के सेट के जो वोकैबुलरी है, जो शब्दों का ग्रुप है ना, जितने वर्ब्स है, जितने प्रीपोजिशन है, उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। और ग्रामर के साथ और वोकैबुलरी के साथ उनको सीखते हुए एक स्ट्रक्चर फॉर्म में सेंटेंसेस को धीरे धीरे बनाना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिकल यूज में लाना है उसको, ठीक है। हाँ, जो ये यूज का तरीका है जो नेटिव लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके, वो तरीका आप यहां से कॉपी कर सकते हो, वो तरीका आप यहां से कॉपी कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके।
सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा उस भाषा में मूवीज़ को देखिए, सुनिए, बड़े-बड़े जो स्पीकर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनके लेक्चर्स को सुनिए, है ना? बोलिए उसको अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस भाषा में सोचिए। तो प्रैक्टिस का जो तरीका है वो आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हो, लेकिन सीखने का जो तरीका है वो आप लोगों को यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। इस बात को आप लोग मत भूलिए, ठीक है? प्रैक्टिस का तरीका ले लीजिए, वो काफ़ी है, वो काफ़ी हेल्प कर देगा आप लोगों को एक फॉरेन लैंग्वेज को एक नेटिव लैंग्वेज के जैसे बनाने के लिए, ठीक है? वो एक नेटिव लैंग्वेज का जैसा कंप्रीहेंशन या फील डेवलप करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप लोग ग्रामर को सीख लोगे, अलग तरीके से किताब का इस्तेमाल करके वोकैबुलरी को सीख लोगे, तो जो बचपन से जो समय दिया गया ना, लंबा वाला समय, वो समय आप बचा लोगे नई भाषा को सीखने के लिए, ठीक है? हम लोगों ने सीखा दोस्तों यहाँ पर कि किस तरीके से एक नेटिव लैंग्वेज में, एक मातृभाषा में ग्रामर्स बोलिए या वोकैबुलरीज बोलिए, उनको लर्न किया जाता है, किस तरीके से उनको सीखा जाता है, ठीक है? किस तरीके से सीखा जाता है नेटिव लैंग्वेज में? डेली लाइफ में एक दूसरे के साथ क्या करके उसको यूज़ करके, इस्तेमाल करके, इंटरेक्शन के द्वारा चीज़ों को सीखा जाता है, लर्न किया जाता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी समय होता है और बचपन की उम्र से चीज़ों को ढाला जाता है, ठीक है? उस तरीके से सीखा जाता है। और प्रैक्टिस भी कैसे किया जाता है? अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, अपने टंग या अपने जो माउथ है, अपने जीभ या अपने मुंह का इस्तेमाल करके चीज़ों को बोलने के द्वारा, अपने टंग और माउथ और अपने आइज़, इन तीनों के इस्तेमाल से चीज़ों को पढ़ने के द्वारा, ठीक है? अपने ईयर का इस्तेमाल करके चीज़ों को, बातों को सुनने के द्वारा, है ना, प्रैक्टिस किया जाता है। वैसे ही अपने हाथ का इस्तेमाल करके चीज़ों को लिखने के द्वारा, बातों को लिखने के द्वारा, और सबसे बड़ी बात अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके बातों को उन्हीं भाषा में सोचने के द्वारा, ठीक है? इन तरीकों से सेंसेस का इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं क्या होता है वहाँ पर, प्रैक्टिस होता है, ठीक है? जिसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, ठीक है? जहाँ इंटरेक्शन के साथ चीज़ों को सीखा जाता है, ठीक है? और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर देखा दोस्तों कि एक फॉरेन लैंग्वेज को किस तरीके से लर्न किया जाता है और कैसे उसका प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है? लर्न कैसे किया जाता है? क्या यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन को फॉलो किया जा सकता है, यानी कि इंटरेक्शन के द्वारा? बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन वो ज़्यादा कारगर नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, बच्चे की उम्र से, बिल्कुल बुतरू वाले एज से चीज़ों को इंटरेक्शन में लाया गया है, ठीक है? दूसरा बात, वहाँ पर इन्वायरमेंट उस भाषा का है, पूरे घर में और उसके पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में पूरा इन्वायरमेंट ही उस भाषा का है, ठीक है? और काफ़ी लॉन्ग टर्म से उस चीज़ को, उस चीज़ का इन्वायरमेंट, उस चीज़ का इंटरेक्शन दिया गया है, ठीक है? क्या एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में आपका वो बुतरू वाला, वो बच्चा वाला उम्र है जहाँ पर चीज़ों को आप बारीकी से अपनी ज़िंदगी में ढाल पाओ, आपके दिमाग में छप पाए उस उम्र से? नहीं है। क्या आपके पास उतना लंबा समय है कि आप दो? नहीं है। क्या आपके पास वो इन्वायरमेंट है घर में कि आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपके पूरे भाई बहन, पूरा इन्वायरमेंट उस भाषा का हो? नहीं है। तो आप लोग लर्निंग में पूरी तरीके से लैंग्वेज एक्विजिशन को कितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं हो सकता है। हाँ, आप विदेश चले जाओ, आपका माहौल ही बदल जाए, वो अलग बात है, परंतु वहाँ पर भी आप लोगों को एक तो है लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहो 10-20 साल ऐड करने के लिए। दूसरा, आपको इनिशियल एज भी नहीं है, वो बच्चा वाला उम्र भी नहीं है जिस उम्र में चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा छपती है, ठीक है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन को कंप्लीटली 100% तो अप्लाई नहीं किया जा सकता है, जिस चीज़ का कोशिश स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में किया जाता रहा है, ठीक है? वहाँ पर चीज़ों को उसी तरीके से ढालने का कोशिश किया जाता है, ठीक है? परंतु क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस तक तो हम लोग वहाँ सीख जाते हैं बोलना, कम हियर, गो देयर, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ठीक है? इससे क्या होता है, आप लोग एक सर्वाइवल इंग्लिश तो सीख सकते हैं। वहाँ पर क्या किया जाता है, ग्रामर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है? डायरेक्ट चीज़ों को सिखाना शुरू कर दिया जाता है, वोकैबुलरीज को रटाना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है? तो वो वैसे परिस्थिति में क्या होता है, आप लोग एक सर्वाइवल इंग्लिश तो सीख सकते हैं, बस काम चलाओ इंग्लिश की, किसी तरह से बस नई भाषा में, किसी फॉरेन लैंग्वेज में काम चल जाए भैया, उस तरीके का इंग्लिश आप लोग सीख सकते हैं। परंतु थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी हायर लेवल में जाना है, थोड़े से भी अच्छे से सेंटेंसेस को बनाना है, थोड़े से भी अपनी भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस करना है, थोड़ा से भी हाई लेवल में बातों को बोलना है, तो आपको फिर वहाँ पर ग्रामर का इस्तेमाल तो भैया सीखना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी समय देने के बाद, धीरे धीरे करके 15-16 साल देने के बाद लोग ग्रामर सीखते हैं इंटरेक्शन के द्वारा। क्या आपके पास उतना समय है? नहीं, आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? ग्रामर्स को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर डायरेक्ट सेंटेंसेस को सीखने जाओगे तो बस सर्वाइवल इंग्लिश तक, काम चलाओ इंग्लिश तक आप लोग सीख सकते हो, इतना मैं एग्री करता हूं। वहां पर ग्रामर का जरूरत नहीं पड़ेगा। पानी का इशारा वाटर बोल दीजिए, सामने वाला समझ जाएगा, अगर इतना इंग्लिश बोलना है तो, ठीक है? कम हियर बोल दीजिए, सामने वाला समझ जाएगा, बुला रहा है। इतना इंग्लिश बोलना है, सर्वाइवल इंग्लिश सीखना है, बस वोकैबुलरी पढ़िए या फिर सेंटेंसेस को सुन लीजिए, रटते रहिए, धीरे धीरे काम चल जाएगा, ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। परंतु वो सारे लोग, वो सारे दोस्त जिनको इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना है, या कोई भी भाषा सीखना है, मराठी सीखना है, फ्रेंच सीखना है, जर्मन सीखना है, ग्रामर सीखना पड़ेगा भैया, ठीक है?
और रहा बात प्रैक्टिस का, तो मैंने आप लोगों को बताया है प्रैक्टिस कैसे करना है फॉरेन लैंग्वेज को। प्रैक्टिस में आप इस तरीके को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। लर्निंग में भले लैंग्वेज एक्विजिशन का जो मेथड है उसको कॉपी ना कर पाओ पूरा पूरी, प्रैक्टिस में कॉपी करना पड़ेगा आप लोगों को अगर उस लैंग्वेज में अच्छा कमांड चाहते हो तो। यानी कि प्रैक्टिस का जो तरीका है जो नेटिव लैंग्वेज में यूज होता है उसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। यहाँ से कैसे कॉपी करना है, अपने टंग का इस्तेमाल कीजिए, अपने आइस का इस्तेमाल कीजिए, रीड कीजिए सारा दिन, जितना दिन हो सकता है, दिन में जितना बार हो सकता है बुक्स को रीड कीजिए इंग्लिश में, ठीक है, या फिर नई भाषा में जिसको आप सीखना चाहते हैं, ठीक है। अपने मुंह का इस्तेमाल करके उस भाषा में जहां तक हो सके बात कीजिए, खाली पढ़ने से नहीं होगा ग्रामर के रूल्स को, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलिए, जहां तक हो सकता है बोलिए लोगों से, ठीक है। उसके बाद आपको उस भाषा में सुनना होगा, जितने भी अच्छे अच्छे स्पीकर से उनकी बातों को सुनिए, इंग्लिश मूवीज को देखिए, है ना, इंग्लिश शोज को देखिए। इनिशियल स्टेज में है, आप लोगों को हाई लेवल की मूवीज नहीं समझ में आ रही, कार्टून्स को देखना शुरू कीजिए, ठीक है। कार्टून में एक ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, आप ही लोग सोचिए ना, कि अगर एक बड़े मूवी को हम लोग अगर दिखाना चाहे बच्चे को, किसी छोटा बच्चा को हिंदी का कोई बड़ा हाई लेवल मूवी दिखाए, क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि उसमें हिंदी भाषा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन हाई लेवल में इस्तेमाल होता है, बच्चे उसको नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो हम लोग बच्चों को क्या दिखाया जाता है, कार्टून दिखाते हैं, कार्टून के जो लैंग्वेज होता है उसको बच्चे आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही किसी नई भाषा को अगर आप लोग सीखते हैं और आप लोग का ग्रामर उतना हाई लेवल में नहीं है, तो आप लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, कार्टून्स को देख सकते हैं जहां पर उस नई भाषा को सरल शब्दों में, सरल वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सुनने के द्वारा आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग के द्वारा भी मामूली जो नॉर्मल जो ग्रामर के रूल्स से जो बुक्स बने हैं उन बुक्स को आप लोग पढ़ सकते हैं, फिर हायर लेवल में जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आप लोग जो लास्ट है ब्रेन का इस्तेमाल करके चीज़ों को आप सोच सकते हैं, विचारों को आप इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए, ठीक है। और फिर आप लोग जब मौका मिलता है, सोशल मीडिया बोलिए या फिर फ्रेंड्स के बीच बोलिए या फिर डायरी लिखना बोलिए, उस तरीके से इंग्लिश में अपनी भावनाओं को लिख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रामर के रूल्स को, जो वोकैब्स को आप लोग सीख रहे हो उसको इस तरीके से भी आप लोग प्रैक्टिस में ला सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस का जो तरीका है नेटिव लैंग्वेज में, उन तरीकों को आप लोग, प्रैक्टिस के तरीकों को आप लोग वहां से कॉपी करके अपने फॉरेन लैंग्वेज में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। परंतु लर्निंग के लिए क्या करना है, बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, जाइए ग्रामर के बुक को, सीधा ग्रामर के बुक को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, ग्रामर के रूल को सीखना शुरू कर दीजिए और सेट के साथ वोकैबुलरी भी याद करना शुरू कर दीजिए और उसको डेली लाइफ में यहां से प्रैक्टिस का तरीका कॉपी करके इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हाँ, मैं इसके लिए अलग वीडियोस भी लेकर के आऊँगा कि फॉरेन लैंग्वेज को किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, इस मेथड का इस्तेमाल करके कैसे पढ़ने का प्रैक्टिस करना है, कैसे सुनने का प्रैक्टिस करना है, कैसे लिखने का प्रैक्टिस करना है, कैसे सोचने का प्रैक्टिस करना है। सारे चीज़ों के लिए मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको फॉरेन लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बहुत जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, 1-2 सप्ताह में ही आप लोगों को मिल जाएगा और लर्निंग के लिए कैसे सीखना है वो तो मैं स्टार्ट कर ही चुका हूँ, ठीक है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है दोस्तों कि क्या किसी मातृभाषा में, क्या किसी नेटिव लैंग्वेज में ग्रामर को पढ़ने का, किताब के द्वारा पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है? क्या एक इंग्लैंड में रहने वाला व्यक्ति को इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है? तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या एक इंडिया में रहने वाला, हिंदी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति को हिंदी व्याकरण पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है? तो इस सवाल का जवाब यह होगा कि उसको किस लेवल का हिंदी बोलना है। अगर उसको केवल काम चलाओ हिंदी बोलना है, बस काम चल जाए भैया, तो मैं बोलूँगा ग्रामर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चाहता है कि वो जो भी बातें करता है, जो भी बातें बोलता है, वो सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से, अच्छे शब्दों में, अच्छे तरीके से बोले, अच्छे तरीके से पेश करे ताकि लोगों के बीच में उसका इंप्रेशन बढ़े, तो उसको ग्रामर पढ़ना चाहिए। अगर उसके घर में सही तरीके से ग्रामर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अमिताभ बच्चन के फैमिली टाइप, तो उसको ग्रामर पढ़ना चाहिए ताकि वो चीज़ों को सही तरीके से, अच्छे इंप्रेशन के साथ एक्सप्रेस कर सके। साथ ही अगर किसी को उस भाषा में थोड़ा सा आगे जाना है, अपने ही नेटिव लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में थोड़ा आगे जाना है, स्टेज में चढ़ करके लोगों के बीच में स्पीचेस देने हैं, है ना, लेक्चर्स देने हैं, तो वो चाहेगा ना कि बातों को घुमा फिरा करके एक छोटा सा बात को बोलने के लिए 50 ठो बात ना बोलना पड़े, लड़खड़ाना ना पड़े, हकलाना ना पड़े, परंतु उसकी जगह में एक अच्छे से वाक्य को वो प्रयोग करके अपनी भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस कर दे, तो उसको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। सेम इंग्लिश में, हर एक भाषा में, चाहे वो इंग्लैंड में ही क्यों ना पैदा लिया हो, चाहे वो इंग्लिश बचपन से क्यों ना बोल रहा हो, इंग्लैंड के भी लोग इंग्लिश के ग्रामर को फॉलो करते हैं, जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा हायर लेवल तक जाना है। इंडिया के लोग हिंदी के ग्रामर को फॉलो करते हैं, जिसको हिंदी में थोड़ा हायर लेवल में जाना है। आप लोग देखिए, जिन लोगों ने हिंदी में साहित्य को काफ़ी पढ़ा है, जिन लोगों ने हिंदी को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, उन लोगों को अपने दोस्तों में ही देखिए ना, उन लोगों को हिंदी में आप लोगों को अच्छा कमांड दिखेगा। जो लोग अक्सर फेसबुक हो या फिर कहीं पर भी अपने सोशल मीडिया में हिंदी में अक्सर चीज़ों को लिखते हैं, उन लोगों का हिंदी में आप लोगों को एक लेवल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हिंदी के ग्रामर में समय दिया है, भले बचपन से हिंदी बोल रहे हैं फिर भी,
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि नेटिव लैंग्वेज है तो वहाँ पर हिंदी ग्रामर को बुक को नहीं फॉलो करना पड़ता है, वहाँ भी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है अगर आप लोगों को लेवल चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को वो भाषा किस लेवल में चाहिए। लेवल हाई चाहिए तो नेटिव हो चाहे फॉरेन हो, आप लोगों को ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नए नए शब्द सीखने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर बात हो केवल सर्वाइवल इंग्लिश का तो भैया ठीक है फिर। तो फॉरेन लैंग्वेज को जब हम ग्रामर का बुक को पढ़ करके जब सीखते हैं तो इसका एक एडवांटेज मिल जाता है दोस्तों कि आप लोग यहाँ पर ग्रामर के उन नियमों को भी सीख लेते हैं जो कई बार नेटिव स्पीकर नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। इससे आपका इंग्लिश का ग्रामर काफ़ी, इंग्लिश का जो रूल्स है, जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाता है, कई बार इन लोगों से भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। फिर भी आप लोग देखेंगे कि वही लोग अच्छा दिखाई देता है उस भाषा में, क्यों? क्योंकि उन लोगों का ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिस, ये जो चीज़ है ना वो काफ़ी लॉन्ग टर्म इनिशियल स्टेज से है और किस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है। यानी कि अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ है और यहाँ पर ये चीज़ कम होता है, इसलिए काफ़ी ग्रामर में कमांड होने के बाद भी हम लोग उस भाषा में पीछे दिखाई पड़ते हैं। अगर इस सेक्टर को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर ले, प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर ले इस तरीके का, तो फिर हमारा जो वो फॉरेन लैंग्वेज है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा टक्कर का हो जाएगा, इन लोगों के बराबरी का हो जाएगा, या फिर ये कहिए कि उससे भी आगे आप लोग निकल सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग ग्रामर तो अच्छे से सीख लेते हैं, शुरुआत का जो बेसिक जो स्टेप है वो तो अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। और तभी क्या होता है, जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस के जो टीचर्स होते हैं उन लोगों को मौका मिल जाता है ये बोलने का कि ग्रामर का जो ज़रूरत है वो कम होता है इंग्लिश में, अगर ग्रामर के पीछे भागोगे तो इंग्लिश अच्छा नहीं बोल पाओगे। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंग्लिश अच्छा इसलिए नहीं बोल पाते ग्रामर को सीखने के बाद क्योंकि प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर प्रैक्टिस को भी सही रखा जाए ना तो फिर तो भैया कुछ बात ही नहीं। ग्रामर क्या करता है, आपका नींव मजबूत कर देता है। बड़ा बिल्डिंग चाहिए ना तो नींव आपका आधार जो है मजबूत कर देता है, बस ज़रूरत है तो प्रैक्टिस का। लेकिन स्पोकन इंग्लिश क्लास में डायरेक्ट जो कूदते हो ना आप लोग, वहाँ पर क्या होता है, आपका जो नींव है ग्रामर का, किसी भाषा को सीखने का नींव बहुत कमज़ोर होता है। बस जा करके आपको कुछ फील्ड का जो इंग्लिश है वो आपको सिखाया जाता है। क्रिकेटर बनना है तो जाइए क्रिकेट से रिलेटेड जो सेंटेंसेस है, क्रिकेट से रिलेटेड जो माहौल के बातें हैं वो बातें आप लोगों को सिखा दी जाती है और आपको लगता है आप इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग हो गए हो। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या है, बस सर्वाइवल, उस क्षेत्र में आपको सर्वाइव करने लायक इंग्लिश सिखा दी जाती है। आपका बेस स्ट्रांग हो ऐसा जरूरी नहीं है। बेस स्ट्रांग होने के लिए आपको ग्रामर में फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। बस थोड़ी सी जरूरत है प्रैक्टिस को लाने का, यूज को लाने का, इस तरीके को सेंसेस के द्वारा इस्तेमाल करने का, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश ओवरऑल स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत भी होगा, साथ ही साथ फ्लुएंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों इन तमाम बातों को सिखाने के बाद आप लोगों के मन में सवाल आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब हम लोग जितना भी कुछ सीखे हैं उसको अप्लाई करने पर जोर देंगे कि कैसे शुरुआत करना है, ठीक है। सबसे पहले तो फोकस करना है ग्रामर सीखने पर, ठीक है। ग्रामर के लिए मैं जैसा कि सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, ये पहला वीडियो है जिसमें कि मैं इंट्रोडक्शन दिया हूं, ग्रामर क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब अगले वीडियो से मैं पूरे ग्रामर सेशन को, इंग्लिश लैंग्वेज के पूरे ग्रामर सेशन को लेकर के आ रहा हूं। बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश की ग्रामर को सिखाया जाएगा, कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा, बहुत पेशेंसफुली ग्रामर को सीखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, फंडामेंटल तरीके से, बिल्कुल हायर लेवल तक हम लोग जाएंगे, ग्रामर को सीखेंगे, ताकि ज़िंदगी में दोबारा आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में कोई प्रॉब्लम ना होने को पाए, ठीक है। साथ ही दोस्तों मैं वोकेबलरी के लिए आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि वोकेबलरी के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, उसको देखिएगा। उसके बाद आप लोगों को वोकेबलरी में गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से वोकेबलरी में आप लोगों को आगे बढ़ना है। ग्रामर के लिए तो ऑलरेडी चालू कर दिया गया है, बस फॉलो करते जाइए। प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से वीडियो जल्दी से लाने वाला हूं, जहां आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से चीज़ों को, जो भी आप लोग सीखेंगे यहाँ पर, उसको कैसे प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद कंप्रीहेंशन तो छोड़ ही दीजिए, जैसे आप लोग इन तीनों चीज़ों पे फोकस करिएगा, इन तीनों के क्लासेस में जो आप लोगों को बताया जाएगा उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों इतना जो मैंने मेहनत करके चीज़ों को आप लोगों के लिए लाया है, रिसर्च करके अपने अनुभव से चीज़ों को आप लोगों के सामने लाया हूं, पेश किया हूं, आप लोगों को हेल्प मिल सके जिससे, ठीक है। आशा करता हूं सचमुच में आप लोगों को मदद मिला होगा, सचमुच में आप लोग किसी भाषा को या इंग्लिश को काफ़ी रूट लेवल से समझ पाए होंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोगों को इसी तरीके से चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड हेल्पफुल वे से प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो बस दोस्तों आप लोगों से मुझे बस एक चीज़ चाहिए, बल्कि दो चीज़ चाहिए। पहला तो इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों तो कोई भी चीज़ ज़िंदगी का आप लोग नहीं कर पाओगे उसको। और दूसरा आप लोगों का समय, ठीक है। ये दो चीज़ आप लोग दीजिए, बस एक कदम चलिए, मैं 99 कदम आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है।
बस आप लोग इंटरेस्ट और समय दीजिए। बाकी देखिए कैसे जादू होता है, कैसे आप लोग चीज़ों को रूट लेवल से सीखते हैं और कैसे आपके लाइफ में केवल इंग्लिश के सेक्शन में ही नहीं, बल्कि एक लैंग्वेज के कंप्लीट लैंग्वेज के सेक्शन में कैसा ड्रास्टिक चेंज आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।